अब मोस्टली एग्ज़ाम आने वाली है। मोस्टली एग्ज़ाम आने वाली क्या आई गई अब तो। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, सबसे पहले तो मुझे बताइए सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज। हाँ सर, क्लियर आ रही है। तो हमारा ये रहेगा कि आप जिसको भी जो जो डाउट है वो अनम्यूट करेगा और अपने डाउट है उसको पूछेगा। जब डाउट से एक एक क्वेश्चन रखना शुरू में, ताकि सभी का बारी आ जाए, फिर दोबारा अपना क्वेश्चन फिर स्टार्ट कर देना दूसरा। ठीक है, कुछ लोग और जुड़ते जाएंगे। तो सबसे पहले बेसिकली जो आप लोगों के साथ पहले से ही जुड़ने का प्लान था, लेकिन ऑफिस में इतने बड़े काम की वजह से सब डिस्टरबेंस हो गया पूरा। आपकी वीडियो है वो आज बनाई है, तो कल हम अपलोड कर देंगे PT 365 की। इकोनॉमी कंप्लीट कर दी, IR की भी कंप्लीट कर दी, तो आपको जल्दी अपलोड की जाएगी। PT 365 को मैं इसलिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा बताता हूँ, क्योंकि अगर आपने पहले से करंट अफेयर्स पढ़ी है, मतलब जो एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हैं उनके लिए है, जो बाद में देंगे उनके लिए तो अभी करंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो 2023 में करंट एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए PT 365 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने रेगुलर बेसिस पे पहले भी मैगजीन पढ़ी हो, या फॉर एग्जांपल मैगजीन पढ़ी हो, या डेली करंट अफेयर्स पढ़ी हो, दृष्टि की, बीजन की, इनसाइट की, जो भी आपको अच्छी लगी हो, तो वो सारी चीज़ें इस PT 365 में रिपीट होंगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई ज़्यादा अलग से पढ़ना पड़ेगा। और यदि आपने कुछ भी ना पढ़ा हो तो अब समय है कि कम से कम इनको तो अच्छे से पढ़ लें। इसमें क्या है कि PT 365 को इसलिए बताता हूँ क्योंकि इसमें दो चीज़ें, एक तो करंट तो बताएगा, साथ साथ बेसिक को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। जैसे इकोनॉमी वाली पढ़ोगे तो अबाउट 200 पेजेस में, एनवायरमेंट में भी अबाउट 180 पेजेस है। तो इनमें बहुत अच्छे से चीज़ें कवर की हुई है, इसलिए एक बार ज़रूर पढ़ना। और ध्यान रखना, एक बार पढ़ने से नहीं, कम से कम 2-3 बार रिवीजन होंगी तब है। एक बार में टाइम कंजप्शन ज़्यादा होता है, दोबारा धीरे धीरे टाइम कंजप्शन आपका कम होने लगेगा। सेकंड चीज, टेस्ट जरूर देना। टेस्ट देना, मैंने भी अभी कुछ टाइम, मतलब 2-4 दिन से मैं भी लगातार टेस्ट दे रहा हूँ। बड़ा बोरिंग काम होता है टेस्ट देना, और स्पेशली सबसे ज़्यादा बोरिंग होती है आपकी सॉल्यूशन को मिलाना। बट वो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है, सॉल्यूशन आपका मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए प्लीज़, अगर थोड़ा सा बोर लग रहा है तो ठीक है, बट फिर भी आपको सॉल्यूशन को अच्छे से देखना है और मिलाना है, क्योंकि वही आपकी टेस्ट सीरीज का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है आप नंबर आए मेरे 50 गलत हो गए, 10 गलत हो गए, 10 सही हो गई, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अपनी कमियों को देखा है, फाइंड आउट किया है, और फिर उनको किस तरीके से आप नेक्स्ट टेस्ट में रिजॉल्व कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट इस तरीके से दिए। एक PYQ जरूर सॉल्व कीजिए, स्पेशली CSET और GS दोनों के लिए। CSET में ज़्यादा टेंशन नहीं रखना है आपको, बस CSET में जो आपको 2015 से लेकर के 2022 तक के PYQ सॉल्व करवाए जा रहे हैं, स्पेशली मैथ एंड रीजनिंग के, उनको अगर 2-2 बार आप प्रैक्टिस करके चले गए, उन्हीं में से 2-2 क्वेश्चन यदि आपने कर भी लिए, उसी से ही आपका सारा काम अच्छे से हो जाएगा। बट CSET को इग्नोर नहीं करना है, ये बात जरूर याद रखना दोस्तों। CSET को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है ना। तो अभी ये बातें चलती रहेंगी बीच बीच में, और भी बातें। अभी सबसे पहले आप अपने अपने एक एक करके डाउट्स पूछिए, क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है कि आप मैसेज करने में थोड़ा असहज महसूस करते हैं, कई बार मैसेज नहीं होता, कई बार टाइम लग जाता है। इसलिए यहाँ आप एक एक करके अपने डाउट से पूछिए, और आपके जो भी डाउट्स हैं, चाहे रिलेटेड टू एग्जाम 2023, या आप UPSC प्री, या नेक्स्ट ईयर की कोई भी एग्जाम जिससे संबंधित आपका जो डाउट है, उसको आप आराम से पूछिए, इत्मीनान से पूछिए, और एक एक करके पूछिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ मुझे हाथ उठाइए ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपना नाम बोलिए और आप पूछिए, और उसके अलावा और अपना अनम्यूट रखेंगे प्लीज़। सर, मेरा नाम आदित्य पवार है। हाँ जी, आदित्य पवार। जी हाँ सर। सर, मैं पूछना चाहता था कि रिवीजन करने का सर बेस्ट तरीका क्या रहेगा सर? क्योंकि सर, इम्पोर्टेंट टॉपिक, कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे से ज़्यादा क्वेश्चन है सर। उसको हम सर किस तरीके से रिवाइज करें कि हमको प्रीलिम्स के जो 2 घंटे होते हैं सर, उसके अंदर हमारी पकड़ मजबूत हो सर। देखो यार, ये बात आपकी सही है, ये तो मुझे भी पर्सनली रियलाइज हुई है। जैसे मैंने कई बार, कल एक बुक्स, मतलब कल एक बुक पढ़ी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, उसको बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन 2 घंटे बाद मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मेरी काफ़ी चीज़ उसमें से निकल गई मेरे दिमाग में से। एक चीज़ मुझे उसके बाद ये पता लगी कि अगर आपको कोई चीज़ याद रखनी है, तो रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका है कि एक तो रिवीजन और पढ़ने के बीच में आप जो पीरियड ऑफ आपका टाइम है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहला काम तो जरूर करना, जैसे आज कोई टॉपिक पढ़ा है तो उसको तुरंत एक बार जरूर रिवीजन करें, पहला काम तो ये जरूर करना है आपको। क्योंकि अगर आपने थोड़ा टाइम ज़्यादा रख दिया तो आप ज़्यादा उसको पिकअप नहीं कर पाओगे, ज़्यादा देर तक उसको याद नहीं कर पाओगे। सेकंड, जैसे प्रीलिम्स के लिए मुझे कुछ सेलेक्टेड टॉपिक है जिनको मैं भूल जाता हूँ ज़्यादातर है। देखो, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ आप ज़्यादातर भूलते नहीं है, ठीक है ना।
जैसे असहयोग आंदोलन के क्या क्या कारण है, हाँ मुझे पता ही है कारण है, उनको ज़्यादा बार बार आपको पढ़ने जरूरत, लेकिन असहयोग आंदोलन के अंतर्गत जो इंसिडेंट्स हुए, घटनाएं हुई, या सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत जो इंसिडेंट हुए, घटनाएं हुई, कि जैसे सी राजगोपालाचारी ने कहाँ किया, के कल्पक्कम में कहाँ किया, और गुजरात में किसने किया, मध्य भारत में किसने किया, उनके नाम है, उनको भूलने का डर रहता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुझे रिवीजन करना है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, उसको आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए कि इसका कहानी क्या है, तो एक कहानी की तरह उसको आपको दोबारा ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान नहीं देना, आपको रिवीजन के पॉइंट पकड़ने हैं कि जो इंसिडेंट हुए थे ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस, जो अपना मूवमेंट है उसके अंतर्गत, तो उसमें नाम याद रखना, वो नाम आप जरूर नोट डाउन करना। उनको क्या है कि आपके माइंड में रिवीजन करते, कभी भी आप बैठे हुए अचानक आया सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो आपको वो नाम एक बार रिमेंबर जरूर होना चाहिए। तो इसलिए कुछ पॉइंट में ये कहता हूँ, कुछ पॉइंट आप जरूर लिख के रखिए, और जब भी आप बैठो तो थोड़ा सा उस चीज को एक बार मन में मनन जरूर करो। रिवीजन तभी काम करता है, ऐसा नहीं कि किताब सामने रखिए तब रिवीजन कर लो, तब तो आप पढ़ो, लेकिन उसका पता कैसे लगता है कि मुझे ये चीज याद है या नहीं है, उसका दो तरीके से पता लगता है, या तो मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब पता लगेगा कि ये चीज मुझे याद है या नहीं है, दूसरा या उसको मैं मनन करूंगा तब पता लगेगा, ठीक है ना। तो एक तो रिवीजन का सबसे पहला तरीका है कि पहले तो आप जो पढ़ा है उसको तुरंत टेस्ट दो, या तो या PYQ सॉल्व करो, वहां आपकी असली पता लगेगी, उसमें आपको ये पता लगेगा मुझे कौन सा पॉइंट याद रखना है जिसको मैं बार बार भूलता हूँ। और नॉर्मली पॉइंट आपको फैक्चुअल वाला याद रखना है, कॉन्सेप्ट को आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट एक बार माइंड में बन गया वो हमेशा याद रहेगा, उसको तो आप बेसिकली वैसे रिमाइंड करें। तो जो हम प्री के लिए करते हैं उसमें दो तीन चीजें ध्यान रखना। पहले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको आप भूलने की संभावना रहती है, जैसे मैं मॉडर्न हिस्ट्री की आपको बता देता हूँ, जो मुझे लगता है कि मैं उनको भूलता हूँ ज्यादा, जैसे जितने भी विद्रोह हुए उन विद्रोह का क्रोनोलॉजिकल, इनकी टर्म क्या क्या किस टाइम पे कौन कौन सा हुआ, उसको मैं भूल जाता हूँ एक तो, दूसरा उनके कौन कौन से विद्रोह में नेता कौन कौन से थे उनको मैं भूल जाता हूँ। तो मेरे पास एक लिस्ट प्रिपेयर करूँ जिसमें मैं ये लिख दूँ ये विद्रोह इस तरीके से हुआ, इसका लीडर ये था, बस कारण कॉमन है, कारण आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं, कारण सबका कॉमन होगा। तो मेरा कहने वाला इस तरीके से एक तो अपना रिवीजन का बढ़ाओ कि मुझे ये पॉइंट है जिसको मैं भूल जाता हूँ। इसी प्रकार से जैसे कांग्रेस से पहले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी घुमा फिरा के जरूर पूछती है, तो उनको भूलने की संभावना ज़्यादा है। जैसे बंग भाषा सोसाइटी हुई, इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, लंदन एसोसिएशन, जितने भी आपके जो एसोसिएशन हुए है ना, मद्रास सोसाइटी, बॉम्बे सोसाइटी, जो भी है, अब आप इनको भूलने की संभावना आपकी ज़्यादा है, इनको जरूर एक बार नाम लिख लेना है, इनको 2-3 बार रिवाइज करना है, ठीक। इसी प्रकार मैपिंग में पढ़ रहा हूँ ज्योग्राफी में, तो बाउंड्री भूल जाता हूँ, तो उसको मैपिंग के थ्रू एक बार रिमाइंड जरूर करना है। तो रिवीजन का ये पॉइंट है कि आपको सबसे पहले उस पॉइंट को फाइंड आउट करना है जिसको आप भूलने की संभावना आपकी ज्यादा है ना, और उसको नोट डाउन करके लिखो एक बार। ये प्री के लिए बता रहा हूं मैं, मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, अभी जो हमें प्री के लिए करना है उसमें ये काम करना है, ठीक है ना। जैसे आपको मैं पूरे टॉपिक बता दूं, इकोनॉमी में भूलने की संभावनाएं बहुत कम रहेंगी, क्योंकि इकोनॉमी के ज्यादातर पार्ट आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड है। हिस्ट्री में आपकी भूलने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे दोस्तों, एंसाइंट हिस्ट्री के अंतर्गत मुझसे कोई टर्मोलॉजी पूछ ली, एंसाइंट हिस्ट्री के अंतर्गत मुझे बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय जिनको मैं बार बार भूलने की संभावना रखता हूँ, एंसाइंट बौद्ध धर्म की कौन कौन सी बौद्ध संगीतें हुई उनको मैं भूलने की संभावना, उनको जरूर नोट डाउन करो, उनको 2-3 बार रिवीजन करो। बाकी बौद्ध धर्म क्या उदय क्यों क्यों हुआ, बौद्ध धर्म की मेन कहानी क्या क्या थी, ये याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। ये बार बार याद करना है, इसको तो बस एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, लेकिन ये चीज ज्यादा याद करनी है जो इनको भूलने की संभावना। पॉलिटी का अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है पॉलिटी में जितने भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, उनकी क्या संरचना है, उनका कैसे अपॉइंटमेंट होता है, उनका कैसे हटाया जाता है, वो रीअपॉइंटमेंट हो सकते हैं नहीं हो सकते, इनको भूलने की संभावना ज्यादा है, इसलिए उनका एक चार्ट बनाना। ऐसे जाके प्री के लिए चीजें कुछ याद रखी जाती है। रिपोर्ट्स हैं, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि कितनी रिपोर्ट्स आती है, इनको भूलने की संभावना ज्यादा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ज्यादा है, जो पॉइंट आपका फैक्चुअल है वही रिवीजन पे ज्यादा कॉन्सेप्ट, उसी को ज्यादा फोकस करो और उसको याद करते समय जरूर लिंक करो, कोई शॉर्टकट मेथड बनाओ। जैसे किसी आपको ब्लैक सी की वाटर बाउंड्री देखनी है, कौन कौन से देशों की बाउंड्री लगती है, उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक्स बनाओ, तब जाके आप प्री की चीजें याद रख पाओ, ठीक है ना। तो रिवीजन का ये तरीका है कि पहले टेस्ट में यूज करो, फिर फाइंड आउट करो कौन सा मैं भूल रहा हूँ, उसको ज्यादा फोकस करो, थोड़ा थोड़ा उसके कुछ चीजें नोट डाउन कर लो, बीच बीच में देखते रहो 2-3 बार। आप खा रहे हो, चाय पी रहे हो, घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तब एक बार उसको ध्यान जरूर रखो, ठीक है आदित्य जी।
ये वो चीज़ जो पर्सनली मैंने फील की है, जो बता रहा हूँ मैं, था है ना, कि याद रखने का यही तरीका। जैसे एक दो चीज़ में टॉपिक याद दिलाता हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जितनी भी ब्रिटिश काल की एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज थी, चाहे वो 1813 के अंतर्गत पहली बार 1 लाख रुपए वाला प्रोविजन हो, वो डिस्पैच सिस्टम हो, हार्टो के कमेटी हो, जितनी भी सिस्टम थी वो जरूर याद करना। वहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी पिक करती, उनमें क्या क्या प्रोविजन था। अब ऐसी चीज़ों को याद करने के लिए उस समय के बैकग्राउंड को अपना कॉन्सेप्ट बनाओ। कोई एक्ट है 1770 मतलब 1773 से लेकर के और 1935 तक जो एक्ट आए, अब उन एक्टों के प्रोविजन यूपीएससी घुमा के एक क्वेश्चन जरूर देगा आपको, पक्का पता है कि मुझे एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, चाहे वो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉलिटी हो, चाहे पॉइंट ऑफ व्यू मॉडर्न हिस्ट्री हो, क्वेश्चन उन एक्टों से जरूर आएगा। अब उनको इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि इतने एक्ट कैसे याद रखोगे। उनके लिए आपको सबसे बड़ी बात है कि आप उनके बेसिक बैकग्राउंड को पहले पढ़ो कि 1857 में ऐसा क्या हुआ कि 1858 का एक्ट आया। तो कुछ चीज़ें जब रिवीजन करते समय हमें यह ध्यान रखना कि उनको लिंक करना जरूर सीखें, ठीक है ना, तब जाके आप यूज कर पाओगे। अदरवाइज तो यार देखो, डायरेक्ट याद करोगे तो मुझे खुद पता है, मैंने खुद कई चीज़ें रटने की सोची, वो 2 घंटे बाद दिमाग से निकल जाती, उनको दोबारा जाना पड़ता है, ठीक है। तो और कोई डाउट, मतलब रिवीजन इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखो अभी। नेक्स्ट। हेलो। हाँ अमित। हाँ सर। हाँ सर बस थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि अब एग्जाम आ रहा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। बाकी सब सही है। आपका जो अब क्रैश कोर्स चलाया था ना प्री के लिए, तो उसमें से बहुत ज़्यादा मैंने अच्छा ठीक ठाक फंस रहा है। अब जो अभी PT 365 भी कवर कराया ना, तो वहाँ से ठीक ठाक हो रहा है। बट अब थोड़ा सा ना यही टेंशन हो रहा है कि जब एग्जाम पास में आ रहा है तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। आया हुआ क्वेश्चन भी कंफ्यूजन में पड़ जा रहे हैं कि नहीं, पता ना होगा कि नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत देखो, ज़्यादा। कुछ चीज़ें हैं जो ह्यूमन बीइंग होने के साथ साथ नेचुरली होती है। देखो सभी के साथ होता है, ये ऐसा नहीं अमित आपके साथ स्पेशली हो रहा है ना। जो ओके। सिंसियर तरीके से अपनी फुल तैयारी, देखो एग्जाम 2 तरह के लोग जाते हैं, एक तो वो है कि आप फेंक के आना है, ठीक है ना, एक ओके। तो वो है फेंक के आना है, ठीक है ना, जो भी होगा ठीक, उसको तो कोई डर नहीं लगेगा एग्जाम से। लेकिन वह कैंडिडेट जो सीरियस होकर तैयारी करके गया है, जिसने बहुत अच्छे से प्री की तैयारी की है, बहुत अच्छे से टेस्ट दिए हैं, बहुत अच्छे से मेंस की कोचिंग उसने की है, मतलब सारी चीज़ें की है उसने, मेंस की भी जो भी है, उसके साथ ऐसा होना नेचुरली, ठीक है ना। बस आपको अपने आप को थोड़ा सा, देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा हो पाएगा, क्योंकि देखो एग्जाम में डर लगना, एग्जाम की असली परीक्षा तो ये कि डर लगता है वाला। बस आप ये काम करो इस समय कि ना, देखो आपको कॉन्फिडेंट है कि मैंने पॉलिटी अच्छे से पढ़ा है, जैसे मुझे पॉलिटी को लेकर के बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि अच्छा कैसा भी क्वेश्चन आ, कम से कम पॉलिटी के क्वेश्चन तो मैं 90% सही करूँगा, ठीक है। इसी प्रकार से इकोनॉमी को लेकर मुझे कॉन्फिडेंस, लेकिन हिस्ट्री को लेकर मैं थोड़ा कम कॉन्फिडेंस रहता हूँ, ठीक है। ठीक, तो क्यों? क्योंकि मुझे जब भी हिस्ट्री के सवाल आते हैं तो मुझे उसमें कॉन्फिडेंस लेस होने की वजह से वो गलत हो जाता है। सबसे बड़ी बात है, मैंने एक चीज़ जो देखी, मुझे ये लगा कि जिस सब्जेक्ट में आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, वहाँ क्वेश्चन सही होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि आपका माइंड एकदम क्लियर कट रहता है कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, इसका आंसर ये है। जहाँ चीज़ें आपकी धुंधली टाइप में होती है, जैसे बोलते हैं कि हमारा रिमेंबरिंग थोड़ी धुंधली टाइप में है, वहाँ आप कन्फ्यूजिंग होगे। और दूसरी बात, जब इसमें कॉन्फिडेंस कम होगा तो आपका माइंड में डर ज़्यादा आ जाएगा, और डर की वजह से आप और ज़्यादा थिंकिंग नहीं कर पाओगे, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इस हाँ समय सर। है ना, यही चीज़ हो रही सर है। मैंने हम्म, सर हेलो। हम्म, मैंने पिछले बार का 22 वाला मेंस भी लिखा है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था हाँ 22 का। मेरा कॉलेज जैसे खत्म हुआ, मैंने अप्लाई किया था, तो उसमें प्री हुआ था, मेंस लिखा था। बट मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, नंबर नहीं ठीक ठाक आया था। मैंने आपको मैसेज भी किया था कि मेरा हाँ अब की हाँ बार मैथमेटिक हो गया, चेंज हो गया है। तो हाँ हाँ, आपने टॉपिक वो चेंज कर दिया, सब्जेक्ट। हाँ, तो चेंज हो गया था। मैंने आपको बोला था, तो आप बोले कि कहीं गलती कर दी हो, देख लो समझ में आ जाएगा तो कर लेना। सर ठीक ठाक हो रहा है ना। ऑप्शनल भी हो गया है। तो सर वही कंफ्यूजन है कि अब की बार क्या होगा। नहीं, ऐसा बहुत कुछ कंफ्यूजन कंफ्यूजन है, मत रखना है, बस प्रेशर बहुत अपने ज्यादा हो गया मेरे अपने साथ। सारे मैथ, अपने रिवीजन अच्छे से रखो, सारे मेथड है उनको यूज कर लो, टेस्ट सीरीज में पीवाई को सॉल्व कर लो, और विश्वास रखो थोड़ा सा खुद, सर ठीक है ना। मैंने विजन का लगाया है टेस्ट सीरीज फुल बस लेंथ, उनको ठीक ठाक रिवीजन नंबर मार आ दो, रहा है। लगा दिया। 70 75 80 89 ऐसे नंबर आ रहे हैं उनके फुल नंबर में। कैलकुलेट मत करो यार, नहीं, आप बस बस ये मैंने देखा सोचो था। कि मैंने कितना उनसे सीखा है, जो मेथड यूज किया उनको यूज कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, और पीवाई को हम्म, जरूर सॉल्व कीजिए, सर पीवाई में ही पीवाईक्यू आपकी अच्छी सॉल्व किए चीजें बता हैं। पाएंगे। ठीक सर है। पीवाईक्यू बहुत सॉल्व किए हैं, बहुत बार सॉल्व किए हैं। जो बस नहीं आ इतना रहा था ना कुछ किया है, इतना उसमें। हमने तो नहीं किया, मैं तो नहीं कर पाया पिछले 10 दिन से, तो मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाया है ना, 10 दिन नहीं से मैंने एक सर, अक्षर मैं तक जो नहीं पढ़ा। किया था ना, जो नहीं समझ में आ रहा था, मैं गूगल करके देख लेता था कि नहीं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा एकदम। मैं गूगल करके शॉर्ट नोट्स बना हाँ, तो लेता था, आपने तो इतना उसको कुछ बार पढ़ बार रखा रिविजन। है, मैं ये बोल रहा हूँ आपने तो इतना कुछ पढ़ रखा है, आपको तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए।
सर है ना? थोड़ा सा डर हो गया है ना बहुत ज्यादा, इसीलिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया कि अब एग्जाम आ गया, पता नहीं क्या होगा, देखो होता थोड़ा है बहुत एक डर ना। रहेगा। मैं एक हाँ बात बता, सर। जितने भी लोगों का डाउट है, देखो आप में थोड़ा बहुत डर रहेगा, इसका कोई समाधान नहीं है, मैं ये कहूँ। बस अपने ओके आप को सर। कॉन्फिडेंस पहले रखना है कि यार मैंने पॉलिटी, जैसे मैं बताता हूँ, मैंने जब पॉलिटी को इतनी अच्छी तरीके से रखा है, याद करके रखा है, तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन आएगा पॉलिटी में जो मुझसे नहीं हो। लॉजिक ओके। लगाऊं। और देखो प्री में तो सबसे बड़ी बात क्या है, 4 ऑप्शन आते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन घुमा के रख सकते हो। ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे, लॉजिक लगाओगे, थोड़ा बहुत पढ़ रखे उस चीज को, तो आराम से आंसर कर ही दोगे। तो इतना घबराओ ओके। मत, जब आपने इतना अच्छा पढ़ रखा है तो घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। ठीक है ना? बस अपना ओके। माइंड कंसंट्रेशन रखना है। एग्जाम में रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, फेल होऊंगा या पास होऊंगा, बस आपको एग्जाम दे के आनी है। ये चीजें तो बाद में आके जब एग्जाम हॉल से बाहर आ जाओ ना, तब सोचना है कि क्या होगा अब मेरा। हमारी गलती क्या होती है, ओके। हम एग्जाम हॉल में पहले से, अब आज से हम सोचने लग गए यार मेरा प्री नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरे दोस्त का हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना यार। आप लोगों ने सच में इतना अच्छा पढ़ रखा है, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े जिन्हें बहुत अच्छा पढ़ रखा है। ठीक है ना? और ये अच्छी बात है कि आप थोड़ा सा, आप लोगों नहीं के सर, पास टाइम भी है, मैं तो, अच्छे से आप दे रहे हाँ हैं। सर मैं तो इतना है ना कि मैं जैसे काफी लोग, मैंने 5-6 लोग हैं तो मैं अपना नोट्स भी शेयर करता हूँ और उन लोगों को भी लेकर पढ़ता हूँ। हम लोग 6 लोग 7 लोग हैं कि ग्रुप स्टडी ज्यादा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। हम कहें कि अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा। जैसे ग्रुप डिस्कशन करने पर ना एक होता है कि जो मुझे नहीं आ रहा ना, वो सामने वाले का आ रहा है तो वो बता दे रहा है, तो नहीं, मुझे ग्रुप मेरे माइंड डिस्कशन में आ अच्छा है, जाएगा। लेकिन अच्छी चीज के लिए करो। ऐसी जगह वहाँ ग्रुप डिस्कशन मत करो जहाँ पर नहीं कॉन्फिडेंस लूज होता है। नहीं सर, सिर्फ प्री के लिए चल रहा है अभी, प्रेजेंट टाइम में सिर्फ प्री के लिए बस चल रहा है और कहीं कुछ नहीं चल रहा है बस। तो जैसे अभी PT 365 है ना इसका विजन का, तो मैंने इस पे जैसे ठीक। सब लोग पढ़े हैं, बस इसमें पूछा जा रहा है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। जो जो पढ़े हैं सब लोग रिप्लाई करे हैं बस। तो जिन लोगों को ये क्वेश्चन है जो अमित ने पूछा है कि मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है जैसे जैसे एग्जाम आ रही है, उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है उस सब्जेक्ट पे आपको कॉन्फिडेंस तो फुल करना ही होगा। और जहां आपकी कमजोरी है उस टॉपिक को अभी भी अपने टाइम, आपके पास समय है कि अभी भी उस टॉपिक को आप अच्छे से कर सकते हो। यूपीएससी किसी भी सिचुएशन में चाहे आप कितनी भी पीवाई को देख सकते हो, एक भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं उठाता। यूपीएससी के 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां आपने कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाया तो वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आप क्यों कॉन्फिडेंस लूज हो रहे हो? आपने इतना कुछ पढ़ रखा है तो फिर क्यों? कोई ऐसे तो है नहीं कि एग्जाम में जो प्री निकालते हैं वो अलग से बन के आते हैं। फ्री में ऑप्शन आपके समक्ष रहेंगे, आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा, लॉजिक लगाने के लिए आपके पास सारी चीज़ें रहेंगी। और जो चीज़ आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ी हुई है उसको उस समय, मैं फिर कह रहा हूँ, एग्जाम हॉल में आपने कब पढ़ा है वो सारी चीज़ें याद आ जाती है, ध्यान रखें। अगर आपने अपने माइंड को थोड़ा पेशेंस में रखा तो जो भी चीज़ पढ़ी है सब याद आ जाती है। हाँ, कुछ कंफ्यूजिंग होगा आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ना, उनको एक बार अच्छे से थोड़ा थोड़ा दोबारा रिवीजन कर लो। जैसे पॉलिटी के अंतर्गत आपसे बोल दिया सीबीसी का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सीआईसी का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कैग को हटा सकते हैं या नहीं भी हटा सकते। ठीक है ना? ये चीज़ें हैं। तो ऐसी चीज़ नहीं है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बस जस्ट आप इतना कीजिए कि जो टॉपिक आपने पढ़ रखा है उस पर कॉन्फिडेंस रखिए, पीवाई सॉल्व कीजिए, टेस्ट दीजिए, और सी सेट को हल्के में मत लीजिए। एग्जाम हॉल में बिल्कुल मत सोचिए। आज आपको लग रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, एग्जाम हॉल मैंने 4 एग्जाम तो यूपीएससी की दे ली, 10 एग्जाम कम से कम एसएससी, सीजीएल, बैंक बैंक सबकी देखी है। मैंने इतना चीज़ ऑब्जर्वेशन की है कि जो चीज़ आपको पढ़ी है कभी आपने, वो एग्जाम हॉल में पक्की याद आएगी यदि आपने अपने एग्जाम में आपके माइंड को थोड़ा धैर्य में रखा है। अगर आप डर गए तब तो याद नहीं आएगी, डरे नहीं है और धैर्य में है तो आपको सारी चीज़ें एग्जाम हॉल में याद आ जाएंगी। आपको ऑप्शन दिखते ही पता लग जाएगा इसका आंसर क्या होगा। इसलिए घबराइए मत, अपना रिवीजन कीजिए और चीज़ें धैर्य से रखिए। ओके सर। सर एक ना 14 तारीख को, 14 मई को एग्जाम है यूपीपीसीएस। यूपीपीसीएस का सर। तो उसमें ना आप 12 तारीख को एक बार और आ जाइए, थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए बस, क्योंकि मैं यहाँ दिल्ली से जाने में टाइम लगेगा ना। देखो यूपीपीसीएस के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, जो लोग यूपीपीसीएस दे रहे हैं, है ना, ओके आप सर। तैयारी मान लो यूपीएससी की करिए अच्छे से। अब आप देने जा रहे हो यूपीपीसीएस, सोचो यार मुझे वैसे ही जाना है नहीं, फुल। पीसीएस का भी निकला था मेरा, पीसीएस का प्री निकला था, मेंस नहीं हुआ उसमें। उसमें कोई तो दिक्कत ऐसे ही। नहीं है, अरे जब निकल गया तो दोबारा उसी लॉजिक से दीजिए जो पिछली लॉजिक लगाया था, तो उसमें डरने की हाँ जरूरत है। मगर थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए था, आप थोड़ा सा मोटिवेट कर देते तो चलो अच्छा टाइम होता है रहेगा कि। तो हम आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। ठीक है। सर हेलो 12 तारीख सर। को आप आ ओके, जाइए बस प्लीज। अमित अपने क्वेश्चन फिर पूछना अगर कोई डाउट है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी सर का। हाँ रेहान। जी, क्या कहते हैं, मैं सर मतलब 2024 में फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा हूँ सर। कब देगा, कब देगा, कब देगा रेहान? 2024 में सर। अच्छा,
तो वो यही डाउट से सर मतलब तैयारी नहीं हो पा रही है सही से। देखो यार, आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है 2024 के लिए, आपके पास 1 साल के टाइम है ना? तो जी। आपको 1 साल में से कम 3 महीने प्री के लिए रख दो, 10 महीने की तैयारी आपको करनी है, मतलब 9 महीने की समथिंग आपको तैयारी करनी है। कोई टाइम टेबल सा मतलब उसी में थोड़ा यार दिक्कत आप हो टाइम जाता है। टेबल ऐसे बना दो, खुद के लेवल पे बनाओ टाइम टेबल कि सबसे पहले मुझे एक स्टेज करनी है। पहली मेरी स्टेज है कि मुझे सिलेबस को जी समझना है। क्या जी आपने वो स्टेज कंप्लीट कर ली? जी। कर ली। सेकंड स्टेज है कि हाँ। मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है। क्या आपने यस पढ़ी? सर। यस। कितनी पढ़ ली? अभी मतलब 2-3 पढ़े हैं बस। एनसीईआरटी से पढ़ी हुई चीज आपने क्या नोट डाउन की है? जी जी। आपको उनके बारे में पता है कि ये चीज अच्छी, मतलब उनको आप यूज कर सकते हो कहीं? यस सर। उनका रिवीजन किया है? नहीं, रिवीजन तो अभी नहीं किए। बस वही सबसे बड़ा लैकुना होता है हमारी तैयारी में। जी। मैं खुद बता रहा सिलेबस हूँ, सर। मैं खुद सर पर्सनली आपको बता रहा हूँ, आप चाहे कितना ही सिलेबस। पढ़ लीजिए। जी रेयान सर, जी, सिलेबस मैंने कंप्लीट कर लिया है एक बार, लेकिन मतलब कॉलेज टाइम था ना इंजीनियरिंग में, तो वहां से दिक्कत थी नहीं इसलिए। उस टाइम देखो, कॉलेज टाइम में अगर सिलेबस किया है तो उस टाइम हम फुली कॉन्सेंट्रेशन नहीं होते, ठीक है ना? जी। उस चीज को ध्यान में रखो। अब आपको फुली कॉन्सेंट्रेशन होना है, तो अब आपको इन चीजों पे ध्यान देना है, ठीक यस। है ना? हाँ, तो तो अब इसी में सर आपको इन दिक्कत चीजों हो पे रही है ध्यान अभी देना है, कुछ। उन पे बहुत फुली कॉन्सेंट्रेशन होना है। अब देखो, मैं तुझे आपको यही बता रहा हूँ, जैसे मुझे 2024 की एग्जाम देनी होती है तो मैं क्या करता, ठीक है ना? जी। तो मेरे पास 10 महीने मुझे प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है। मेरा सबसे पहला टारगेट होता है कि चलो मुझे GS 1 के अंतर्गत मुझे ये हिस्ट्री कंप्लीट करनी है। तो पहला काम कि मुझे हिस्ट्री की सारी एनसीईआरटी पढ़नी है, उनके शॉर्ट नोट्स छोटे छोटे से मुझे बनाने। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उनके लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं उनको एक बार सोल्व करते हुए आंसर राइटिंग करनी है। जैसे 6ठी क्लास की आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ बच्चे जैसे क्वेश्चन होते हैं या नहीं होते, उनको सोल्व जी करो, उसमें अपना लॉजिक लगाओ, उनमें प्रेजेंटेशन इंप्रूवमेंट करो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम है कि आप कर सकते हो, ठीक है जी। ना? जब आप एनसीईआरटी पूरी कर लोगे तब आपको स्टैंडर्ड बुक क्लास नोट्स पढ़ने और फिर छोटे छोटे नोट्स बना के लाने। तो यही जी तरीका अपनाना है। तो आप एक एक सब्जेक्ट को कवर करो, 2 जी सब्जेक्ट सर। लेके चल अभी सकते हो। तक सर क्या कहते हैं, अभी तक मैंने क्या कहते हैं मतलब 100 क्वेश्चन आंसर राइटिंग किया, लेकिन सर लिखते हैं उसमें पता नहीं चलता कहाँ क्या गलत देखो है, यही थोड़ा एक्चुअली में दिक्कत। आपके साथ क्या हो रहा होगा, आपने जैसे कोई टॉपिक पढ़ लिया, आप लिखने बैठ गए, फिर कोई जी। नया टॉपिक आपको याद आया, फिर आप वो पढ़ा, फिर लिखने बैठ गए। ऐसा नहीं, आपको जैसे क्या जो है कि पढ़। स्पेशली कम से कम आज आपने मान लें 2 महीने वेस्ट किया टाइम, तो मुझे कम से कम एक सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं GS फर्स्ट के अंतर्गत हिस्ट्री के आने वाले सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर सकता हूँ। तो जी आप कम से कम 2 सब्जेक्ट को लेके कीजिए, अदरवाइज अगर आधा आधा लेके चलोगे ना तो कभी आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा और टाइम कब निकल जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा, जी जी। है ना? तो घबराई मत, आप अपना खुद शेड्यूल बनाएं। देखो अगर आप वर्किंग में हो या क्या नहीं, करते हो, शेड्यूल सर शेड्यूल तो बना लेते हैं, लेकिन ये मतलब स्टडी जो है ना इसमें थोड़ा दिक्कत हो क्या जाती है दिक्कत आ रही है सर। स्टडी में? थोड़ा जोर से बोलिए, स्टडी में क्या दिक्कत आ रही है? स्टडी में सर ये मिल नहीं पाता ना, मतलब मटेरियल जो है ये समझ में नहीं आता इसमें। कौन सा मटेरियल आपको समझ में नहीं आता? क्या कहते हैं, इकोनॉमी जैसे है ये। इकोनॉमी में अगर आपको समझना है, कम से कम बेसिक बेसिक को समझने के लिए एक बार वीडियो देख लीजिए। अगर आपको जी हमारे वीडियो समझ में आ रहा है तो वो देख लीजिए, अगर आपको किसी और के समझ में आ रहा है तो वो देख लीजिए। लेकिन सबसे जी पहले सर। उनको समझने के लिए आपको जैसे टॉपिक वाइज समझना होगा। अब आप पहली बार आपने बैठे और आपको अचानक एक वीडियो यूट्यूब पर दिख गया इन्फ्लेशन का, आप इन्फ्लेशन समझने बैठ गए, ऐसे नहीं करना है। जी जी। आपको सिलेबस के हिसाब से सबसे पहले आपको समझना है इकोनॉमी क्या होती है ना? यस। इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है, माइक्रो इकोनॉमी क्या होती है, मैक्रो क्या होती है, उनका कॉन्सेप्ट समझो, उनके एग्जाम्पल समझो, तब जाके आपकी तैयारी होगी। अब आप बीच बीच में से करते रहोगे तो आपका टाइम पता नहीं चलेगा। ड्यूरिंग योर जी जी। इंजीनियरिंग, जब आप ड्यूरिंग इंजीनियरिंग के टाइम पे थे, उस समय आपने तैयारी करी, तो उस समय आपके यस। मन में ये रहा होगा यार चलो मैं कर ही रहा हूँ, अभी तो टाइम है मेरे पास। तो उस समय आप ज़्यादा जी कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाए होंगे, लेकिन अब जी सर। आपको कॉन्सेंट्रेशन से ही करना है, क्योंकि अब आपका पूरी 24/7 यही काम है। जी। तो ऐसे नहीं है रियान जी, अगर आप थोड़ा सा प्लानिंग से नहीं चलोगे। लेकिन सर हम्म। मतलब हमें कोई बताने वाला नहीं था ना दे कहाँ अरे क्या हम करना बता है रहे हैं ये। यार, यूट्यूब से मतलब इतना वीडियो बना रखे हैं, इतनी चीजें बता रखी है, उनको देखिए जी जी, अपने वैसे ही हिसाब नहीं से थोड़ा मतलब सा, लेकिन जैसे शेड्यूल से काम कीजिए। कांटेक्ट विदाउट शेड्यूल कांटेक्ट आप भी किसी यूपीएससी के से। सिलेबस को इतनी आसानी से कवर नहीं कर पाओगे। विदाउट टाइम जी सर। मैनेजमेंट आप नहीं कवर कर पाओगे, ये मैं सभी से बोल रहा जी हूँ। मैंने खुद, हमने देखा है पिछले 4 महीने 6 महीने कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता, जी। ठीक है ना? तो जो कांटेक्ट सर आपका है क्या? है, कांटेक्ट सर। इस पे आपके साथ हम यूट्यूब पे टेलीग्राम पे हैं, आपके साथ मैसेज कीजिए, जो भी चीज़ में डाउट हो कीजिए, आपको और लोग भी बताएंगे, हम भी बताएंगे, और हम आपके साथ इस तरीके से जुड़ जाएंगे। रही बात फ़ोन की, तो यार फ़ोन तो मैं वैसे भी अपने घर वालों के ज़्यादा नहीं हो पा रहे मेरी, तो पिछले लास्ट 10 दिन से तो
तो फोन पे नहीं होता, नहीं सर, ठीक है ना। इसमें सर जल्दी होता ही नहीं कमेंट में, हैं? इसमें होता ही नहीं है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आज कीजिए, हुआ मैं है। कमेंट करूंगा थोड़ा, मैं 10-15 दिन से बिजी हो गया था पिछले 10-15 दिन से, तो इसलिए नहीं कर पाया, ठीक है। जी आप कीजिए, और लोग हैं हमारे वो भी बताएंगे गुड आपको, साथी इवनिंग भी जुड़े सर। हुए हैं ये भी बताएंगे, ठीक है। लेकिन जी जी प्लानिंग से, अगर आपने अब समय खो दिया तो फिर नहीं आपके पास बचेगा ज़्यादा टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर। ठीक है, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ मैडम मैडम। सर मेरा क्वेश्चन ये था, हमें 24 में अटेम्प्ट देना है, यस मैम। लेकिन करंट अफेयर्स के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे द हिंदू हम पढ़ते हैं तो उसमें एडिटोरियल पढ़ने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। एडिटोरियल पढ़ो और पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने में ही 3 घंटे वेस्ट हो जाते हैं, और समझ में भी उतना नहीं आ पाता, मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं होता। तो उसके लिए करंट अफेयर्स के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा मैडम, पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे ये बताइए कि आपने पहले बेसिक अच्छे से पढ़ रखा है? सर एक्चुअली हम दृष्टि में कोचिंग कर रहे हैं दिल्ली में। तो अभी जैसे जैसे ना, तो अभी इकोनॉमी पढ़ लिया है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ लिया है, और गवर्नेंस हो गई है। ऐसे ही 3-4 सेगमेंट हुए तो वो कंप्लीट हो गया। और जैसे जैसे क्लासेस चल रही है वैसे हम कर रहे आपकी हैं। तो क्लासेस कब सारे तक खत्म सब्जेक्ट तो होंगी? नहीं हुए पूरी फाउंडेशन कब तक खत्म होगा आपका? क्लासेस। सर ये लोग कह रहे हैं कि मार्च अप्रैल तक चलेंगी देखो क्लासेस, मैडम, 24 ये तक। चीज़ लैकुना रह जाती है कोचिंगों में। जब आप जब आप मार्च अप्रैल तक आप सिलेबस में ही घूमते रहोगे, रिवीजन कब करोगे, आंसर राइटिंग कब करोगे? क्योंकि देखो अभी अभी आप देखें, जैसे गवर्नेंस आपका ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टार्टिंग में आपके मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर देखें तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पर्यावरण और साइंस टेक। सबसे पहले ये वो 6 हथियार है जो यूपीएससी की बेस है, ठीक है ना। तो आपको कुछ जी नहीं करना है, सर। देखो कोचिंग में जैसे पढ़ाया जा रहा है आप वैसे पढ़िए। लेकिन मैं ये मान रहा हाँ हूँ कि जब सिलेबस आपका अगर अप्रैल में खत्म होता है तो 2024 की एग्जाम देना इतना भी आसान नहीं है कि आपका आज सिलेबस खत्म हुआ उसी को याद करते हो फटाक दिन से बैठ गए। वो कुछ लोग होते हैं जिनका सेट हो जाता है। बाकी मैं ये कह रहा हूँ आप अपने लेवल से भी थोड़ा अटेम्प्ट लगाइए, कोचिंग को कंटिन्यू कीजिए। कितना टाइम जाता है आपका कोचिंग में? तो सर 2.5 आवर की क्लास होती है आप इसमें जीएस की, थ्री और थ्री ऑप्शनल थ्री की आवर से क्लासेस ज़्यादा तो जाता हो होगा गई टाइम आपका। हैं। जी सर, आने जाने का और ये सब करके 3-4 घंटे लग जाते हैं। हाँ अब देखो, अगर आप 4 घंटे कोचिंग देंगे, 3 घंटे न्यूज़पेपर को देंगे, तो फिर रिवीजन को अदर चीज़ पढ़ने को क्या देंगे? सबसे बड़ी बात है कोचिंग वाला पार्ट आप कोचिंग में चलने दीजिए जो भी आपका चल रहा है, ठीक है। दूसरा काम आपको देखो, ठीक है सर। न्यूज़पेपर आप देखो, न्यूज़पेपर को ना मैं ये कह रहा हूँ, न्यूज़पेपर को पढ़ने का आनंद तब आता है जब आपको कुछ पता है। जैसे आप एडिटोरियल आप पढ़ने में बैठे हुए हो, एडिटोरियल वाला अपनी कहानी सुनाने में लगा हुआ है, जैसे मान लें इंडिया यूएसए के अंतर्गत ये डिस्कशन चल रहा है, ये बात चल रही है, 2+2 वार्ताएं हो रही है, लेकिन आपको कुछ पता नहीं है कि 2+2 वार्ता का बेसिक क्या है। तो आप उस एडिटोरियल पार्ट का ज़्यादा फायदा उठा नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो जी सबसे सर। पहले मेरा ये कहना है कि एडिटोरियल पार्ट पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन विदाउट बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना अच्छी बात नहीं, वेस्टेज ऑफ टाइम है। सबसे पहले आपको ज़्यादा इधर घबरा नहीं, पहला काम आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए, कम से कम आज भी मैं कह रहा हूँ, कम से कम 3 महीने, आज से 3 महीने अगर आप ओनली एंड ओनली स्टेटिक पार्ट में फोकस रहोगी ना, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। बस आप एक काम कीजिए, 10-15 मिनट के लिए कोई अखबार उठा के पढ़ सकते हो, कोई पॉइंट लगाया तो उसको नोट डाउन कर सकते हो, कोई अच्छा एडिटोरियल आया तो उसको देख सकते हो। हर एडिटोरियल पढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हर एडिटोरियल आपके लिए इंपॉर्टेंट होता नहीं है, ठीक है ना। एडिटोरियल में बहुत सारी चीज़ें बायस्ड होती है, बहुत सारी चीज़ें इररिलेवेंट भी होती है कई एडिटोरियल में, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि एडिटोरियल क्या है कि आपको विश्लेषण क्षमता बढ़ाता है, लेकिन वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा है। उससे अच्छा है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो कोई आपको नोट्स ही मिल जाए एडिटोरियल का, तो एडिटोरियल के तो वही पढ़ लो, ठीक है ना। आप खुद पढ़ के दिमाग लगाओ, उससे ज़्यादा अच्छा है किसी के ले लो। लेकिन शुरू में 2-3 महीने में ये कहूँगा कि आप बेसिक पे फोकस करो। अगर आप दे सको तो आधे घंटे करंट को पढ़ने के लिए दे सकते हो, बाकी बेसिक पे करो। अगर आपने बेसिक को अच्छे से पढ़ लिया, न्यूज़पेपर की हर खबर आपके माइंड में फिट हो जाएगी। लेकिन विदाउट बेसिक अगर मैं बोलूँ आपसे न्यूज़पेपर पढ़ो, मंथली मैगजीन पढ़ो, आप ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाओगे। क्योंकि मंथली मैगजीन में अगर उठा के देखोगे तो उसमें शुरू की 4 लाइन करंट होती है, बाकी सब बेसिक है। अगर आपको बेसिक पता नहीं है तो आप बेसिक भी पढ़ने में टाइम लगाओगे, तो आप बहुत ज़्यादा उस करंट की मैगजीन को पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। इससे अच्छा है कि टॉपिक बाय टॉपिक आप अपने बेसिक और स्टैटिक पार्ट को कंप्लीट करो, बेसिक से जुड़े हुए पीवाई को सॉल्व करो, बेसिक से जुड़े हुए मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करो, इतना करते जाइए।
लगभग मैं कहूँगा सितंबर के बाद थोड़ा करंट के लिए 1-1.5 घंटे टाइम निकालना चालू कीजिए। अभी आप ज़्यादा इधर मत जी मैं यही सर। करो, बेसिक को कंप्लीट कीजिए। लोग चाहे आपके साथ ही 10 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, करंट के डेली टेस्ट देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, है ना, तो करंट तो ऐसा रहा आगे, जैसे पिछले 6 महीने करंट मैंने ढंग से नहीं पढ़ी, लेकिन मैं 2 या 3 मतलब 1 वीक अच्छे से अगर आप बैठ गए तो 6 महीने की प्री के लिए करंट आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है ना, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है करंट, क्योंकि मुझे 90% बेसिक पता है। अब करंट में क्या है, कोई चीज़ नहीं आएगी, बस थोड़ी बहुत नहीं आई, कोई प्रोजेक्ट लगा दिया सरकार ने, हमने यूएसए के साथ डिस्कशन किया तो कोई नई डिक्लेरेशन कर दिया, ठीक है ना, हमारा कोई नया वो आ गया, क्या वन्य जीव अभ्यारण्य करंट में रहा, मैंने स्टेटस में पढ़ रहा कि सारे वन्य जीव अभ्यारण्य ये वन्य जीव करंट में रहा, तो इसको थोड़ा ज़्यादा देख लूंगा, है ना। वेटलैंड मैंने पहले पढ़ रखी थी, ये वेटलैंड करंट में, इसको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कर लूंगा, तो करंट का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, बेसिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट बेसिक आप करंट का यूज नहीं कर पाओगे। तो आप कुछ मत कीजिए, 3 महीने बेसिक पढ़िए, 3 सब्जेक्ट कोचिंग ने कंप्लीट करवा दिया तो 3 अपनी ओर से लेके चलिए, ठीक है ना, कोचिंग वाले अपना करवाएंगे, ठीक है सर। लेकिन अपना अटेम्प्ट मारो, अपने भी अटेम्प्ट मारो, क्योंकि कोचिंग और सर एक क्वेश्चन और था। क्या मैडम आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही है आपकी? हेलो। अभी नहीं, आ रही है आवाज़ सर? छोटे लाल जी इनका क्वेश्चन होने दीजिए पूरा, मैं आपको हाँ मैडम बोलिए, कोई क्वेश्चन और बच रहा है आपका? और सर वो अगर 24 में अटेम्प्ट देना है तो सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए? देखो आइडियल मोस्टली कंडीशन सिलेबस तो क्या ऐसा है होगी? यूपीएससी का आपका लास्ट तक, लेकिन मेन नहीं है कि दिसंबर तक आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ मेरा सिलेबस 70 से 80% तक कवर है, मैंने आंसर राइटिंग भी कर ली और पीवाई भी सॉल्व कर लिया, 80% का सिलेबस पढ़ लिया दिसंबर जनवरी तक, तो आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है गुड सर। इवनिंग सर। थैंक यू सर। ठीक, ओके, थैंक यू। अब एक सर एक एक पूछिए, छोटे क्वेश्चन लाल है जी आप सर। पूछिए, फिर संजय जी संजय सिंह आप बाद में पूछिए, सभी के क्वेश्चनों को पूछा जाएगा, मैं सभी के डाउट्स क्लियर करेंगे, आप बस पूछ लीजिए। हाँ छोटे लाल जी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर एक्चुअली सर अटेम्प्ट हम इस बार दे रहे हैं सर, तो 23। बाकी जी जी सर इस यस। बार का, तो सर बाकी जो सब्जेक्ट है सर वो तो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है सर, बट जो हिस्ट्री है सर उसमें सर काफ़ी दिक्कतें आ रही है सर, तो वो लग नहीं रहा है कि सर वो कंप्लीट हो पाएगा, और मॉडर्न का थोड़ा थोड़ा सर जो है वो तो किसी तरह कर ले रहे हैं, लेकिन बाकी जो एंशिएंट और मेडिवल है सर वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, तो क्या उसको स्किप कर दें ना या फिर? इसके मत करना, ठीक है ना, क्योंकि मैं मॉडर्न मतलब मेडाइवल और एंसाइंट को स्किप करने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा, क्योंकि 8 से 9 क्वेश्चन आपके नीचे घूमेंगे, और आपके 100 में से 9 क्वेश्चन को स्किप करने का मतलब है आपने फेल होने का रास्ता चालू कर दिया। क्योंकि देखो मैंने पॉलिटी पढ़ा है, अच्छे से कॉन्फिडेंस हूँ, लेकिन फिर भी मुझे 4-5 क्वेश्चन पक्के गलत होंगे, मैं आज बता रहा हूँ आपको, है ना, क्योंकि होंगे इसी प्रकार से। मैं तो इसलिए आप ऐसा कोई स्किप पॉइंट मत रखिए, क्योंकि देखो मॉड मैं ये बोल रहा हूँ एंसाइंट हिस्ट्री और मिडाइवल जी हिस्ट्री में आपको सेलेक्टेड टॉपिक जरूर पढ़िए, अगर आप पूरे नहीं पढ़ पाए तो सेलेक्टेड जरूर पढ़ो। जैसे हड़प्पा पढ़ लिया, हड़प्पा की जी जगहों को देख लिया एक बार, उसकी बेसिक विशेषताएं देख ली, इसके यस अलावा एंसेंट हिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी से एक बार गो थ्रू हो लिए। मौर्य काल पढ़ा तो मौर्य काल का प्रशासन क्या है, न्याय व्यवस्था क्या है, वो सिस्टम उससे देख लिए, टैक्सेशन क्या है। जैन और यस बुद्ध धर्म में जहां से क्वेश्चन आपकी संभावना है उनको अच्छे से पढ़ लिए, फिर डायरेक्ट गुप्त काल पर जाइए, संगम काल को पढ़ लीजिए, और सल्तनत काल और मुगल काल के अंतर्गत उनके प्रशासनिक ढांचे को, उनकी नीतियों को इतना तो कम से कम कवर करके जाइए। राजाओं ने युद्ध किए उसको छोड़ दो, जी जी ठीक है, बस हर काल की सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल सिचुएशन जरूर जी पढ़िए, और ये पढ़ना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप मॉडर्न, अगर मैं आज हड़प्पा पढ़ने बैठूंगा, या जी पाषाण काल के स्थलों को जरूर देख के जाइए, नवपाषाण जी काल जी के स्थलों को जरूर देख के जाइए, उनकी बेसिक विशेषताएं। तो देखो अगर मैं पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण कंपेरिजन चार्ट बना दो एक, कि जी पहला इसका पीरियड कब है, दूसरा इसकी बेसिक विशेषताएं कब है, तीसरा इसकी जगह कौन कौन सी। इसी प्रकार यस हड़प्पा, मौर्य काल, बुद्ध और गुप्त काल, इनका एक कंपेरिजन चार्ट बना दो। हड़प्पा की सोशल इशू क्या थे, वैदिक काल के क्या थे, हड़प्पा की पॉलिटी सिचुएशन कैसी थी, तो वैदिक काल क्या थी। अगर आप कंपेरिजन से पढ़ोगे तो 2-4 क्वेश्चन तो यहाँ से हो जाएंगे। उसके बाद जैन बौद्ध धर्म है, उनके कौन कौन से संप्रदाय उनको पढ़ लो, उनकी कोई टर्मिनोलॉजी तो वो पढ़ लो, ठीक है। इसी प्रकार हिस्ट्री में जितने भी टैक्स से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी उसको पढ़ लो, ये चीज तो कम से कम पढ़ के जाइए, यहां से आपकी है कि क्वेश्चन सही हो जाएंगे, स्किप मत करना, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और यूपीएससी का ये ट्रेंड देखा गया कि पिछले 3-4 साल से यहाँ से क्वेश्चन बढ़ा रही है, तो ये चीजें कम से कम इंपॉर्टेंट टॉपिक तो पढ़ जाइए, ज्यादा नहीं तो कम से कम हमने फ्री के लिए आपको कुछ वीडियो बनाए उसको तो देखते जाइए।
ओके सर, तो सर पीवाईक्यू से गो थ्रू हो के सर उसके हिसाब से करना पड़ेगा, अगर नहीं भी हो रहा है तो एटलीस्ट उतना देखो तो कर ही लूँ। पीवाईक्यू से गो थ्रू होना अच्छी बात है, उनको देखिए, है ना, जी, उनसे आपको ट्रेंड पता लगेगा। लेकिन जी। ओनली एंड ओनली आप पीवाईक्यू पे ही डिपेंड हो जाए वो भी सही नहीं है। बेसिक तो आपको थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा, थोड़ी चीजें मुझे पता हो चाहिए, ठीक है। ओके, ओके सर। क्योंकि आप थैंक यू थोड़ा सा सर। पढ़ोगे ना तो कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर दोगे कुछ, तो आप देखो ब्लैंक माइंड से आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। नो, नो सर, कुछ न कुछ आपके माइंड में होना जरूरी है, तभी आप एलिमिनेट कर सकते हो, तभी आप अच्छे चांस लगा सकते हो। थोड़ा यस सर। बहुत तो आपको पता होना चाहिए, बाद में आपको बाहर आके रियलाइज हो कि यार मैंने पार्ट छोड़ दिया था, जबकि ये क्वेश्चन बहुत फेमिलियर क्वेश्चन था, जो हिस्ट्री मॉडर्न जो एंसाइंट हिस्ट्री के हर पार्ट में आता है, तो उस तरीके से, ओके, यस सर, यस। ठीक है ना, थैंक स्किप यू। मत करना, थोड़ा ध्यान देना ओके, उसमें। और ओके, अभी भी थैंक यू टाइम सर, है यार थैंक उसको पढ़ने के लिए ना, अगर बैठोगे ना, आज रात बैठ जाओगे, हाँ, सुबह तक आपकी मॉडर्न हिस्ट्री एंसाइंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। गुड इवनिंग सर। हाँ थैंक यू हाँ सन्या सिंह, सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है आपको हमारी? जी सर। सर 28 को जैसे यूपीएससी पर ही है और 21 को हमारा एचसीएस पर ही है, हरियाणा कौन? का। हरियाणा बोर्ड है ना, हरियाणा, हाँ ठीक जी। है। तो अभी हरियाणा के लिए मोग नहीं लगा पा रहे हैं और यूपीएससी के लिए मोग लगा रहे हैं, उसमें 100 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं। अच्छा, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि हरियाणा के लिए भी मोक लगा, वैसे हरियाणा स्पेशल हमने कुछ नहीं पढ़ा, यूपीएससी की तैयारी की है, उसी के अकॉर्डिंग हम एग्जाम दें या नहीं दें, ये पूछना है। देखो हरियाणा बोर्ड में अटैम्प्ट तो कुछ होते नहीं, होते हैं क्या? एज है सर, एज। अब एज तो आप नहीं भी देंगे जब भी जाएगी, और देंगे तब भी जाएगी एज तो, ठीक है ना। जी सर। तो अटैम्प्ट तो देना हरियाणा का, जी सर। मैं स्किप करना नहीं, बस फुली माइंड से जाना। बस आपको एक काम मैं बोलूँगा, एग्जाम से जैसे 21 को एग्जाम है, तो एग्जाम से 1 या 2 रात थोड़ी सी हरियाणा के लिए दे देना, है ना। कम से कम 8 से 10 घंटे देना हरियाणा के लिए। उसमें करना क्या है, स्पेशल हरियाणा को रट जाना एक बार, हरियाणा के लिए जो स्पेशल है उसको एक बार रट जाना, और 2 टेस्ट लगा के चले जाना, जी सर। और फिर फुली कॉन्फिडेंस जो भर के आए आंसर, जितना भी लॉजिक लगाना है बैठ के लगा के आना। जी सर। सिलेक्शन और होने सर, की उम्मीद से मत जाना, लेकिन एग्जाम दे के जरूर आना। और सर ये मॉक में 100 के अराउंड आ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे अभी हाँ यूपीएससी वाले। हाँ हाँ। मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, 100 के अराउंड ही आ रहे हैं, कभी देखो मॉक में 94, देखो, आप 98। 100 पे टिक रहे हो अच्छी बात है, ठीक है ना। 100 अगर आप विजन के टेस्ट पर 100 टिक रहे हो तो अच्छी बात है। बट देखो मार्क्स के साथ साथ आप ये भी देखो क्या आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपसे सिली मिस्टेक्स कम हो रही है, आपका इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, एक टेस्ट को देने के बाद दूसरे टेस्ट के लिए, वो चीज़ों पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करो। सॉल्यूशन है उसको याद करो, एलिमिनेशन आप यूज कर पा रहे हो उनको देखो कि क्या मेरा कितना काम किया है, कितना मेरा फेल हो गया, ठीक है ना, उस पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा करो, जी ठीक है सर। ना। 100 नंबर गुड है, ठीक है ना। वो जैसे जैसे पॉलिटी का एग्जाम, मतलब 2-4 आप सब्जेक्ट वाइज देने बैठ गए तो उसमें आपके नंबर ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन जब आप फुली टेस्ट दोगे ना, उसमें आपके विजन में नॉर्मली आप 120 100 के रेंज में ही पहुंच पाएंगे, क्योंकि विजन कुछ क्वेश्चन ऐसे देता है कि कितना ही पढ़ लो वो आपको इग्नोर ही करना पड़ता है सब। फुल लेंथ में आ रहे हैं सर 100 के अराउंड हाँ ही। ठीक है, फुल लेंथ में ठीक है, बट उसमें जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए ना उनको जरूर याद रखना, जी सर। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि 100 आ गए तो आप जैसे आपका कोई, मतलब मैं क्वेश्चन करता हूँ, सॉल्व करते समय मैंने कोई लॉजिक लगाया वो सही हो गया, लेकिन जब मैं सॉल्यूशन करूँ तो उस क्वेश्चन की एक्चुअलिटी को जरूर देख लो, क्योंकि हो सकता जी है इस सर। बार जो मैंने लॉजिक लगाया एग्जाम हॉल में लॉजिक काम ना कर पाए, ठीक है ना। जी तो उस इन्फॉर्मेशन को मुझे जरूर पढ़ना है, जी सर। ठीक है। ठीक। अभी अभी आगे और मॉक लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए सर देखो अभी? एक आपने कितने टेस्ट हो गए विजन के, 30-35 जो भी होते हैं उसके, वो हो गए पूरे, यस सर। उनका रिवीजन मार दो, सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन का, रिवीजन मार दो। एक्सप्लेनेशन का। हाँ एक्सप्लेनेशन, आप एक्सप्लेनेशन का रिवीजन मार दो, उनका रिवीजन करो थोड़ा सा, अपनी चीज़ें थोड़ा अपना इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा बढ़ाओ बस, और पीवाई की भी चीज़ें सॉल्व करते रहिए। बाकी एक और मॉक बात, टेस्ट अब नहीं दोगे तो भी चल जाएगा। जैसे अप्रैल तक की, मार्च तक की करंट अफेयर हो गई सर, जैसे मोस्टली मार्च या स्टार्टिंग ऑफ एंड की, मतलब स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल की देते हैं। अप्रैल की नहीं, तो अभी ये पूछ रहा अप्रैल नहीं की वो मैगजीन अभी अभी पढ़नी आ है। जाएगी, बीजन की आ जाएगी, थोड़ी सी लास्ट में आती है बीजन की, तो आ जाएगी, उसको एक बार गो थ्रू होकर निकल जाएगा। जी सर। थैंक यू सर। ठीक, ओके, और नेक्स्ट। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। सर बोल रही थी क्या क्या कहता है, इस बार यूपीएससी 28 को जो होने वाला है, यस 28 मैम। मई को, हाँ सर इकोनॉमिक्स के लिए क्या करे क्या पढ़े समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरा क्वेश्चन बहुत रॉन्ग हो रहा है।
मैडम आपके क्वेश्चन इकोनॉमी में रॉन्ग हो रहे हैं, ये तो बड़ी मतलब वो है, क्योंकि इकोनॉमी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है। आप मुझे ये बताइए, क्या आपने एक बार हमारे वीडियो देखे थे क्या? एक बार देखे थे क्या? एक बार? वो पहली वाली। हाँ, पहली वाली यस वीडियो थी सर। वो थोड़ा एक्सप्लेनेशन से थी। वो वाली वीडियो देखी थी क्या आपने? यस सर, वो पहले वाली देखी हुई है। उनका उसके हिसाब से कुछ आपने कोई किताब फॉलो की? नहीं सर, अभी तो कुछ भी फॉलो नहीं किए, बस वो रामेश्वर सर और मुनाल सर का बस नोट्स ही फॉलो कर रहे हैं। देखो थोड़ा सा क्या है कि जैसे इकोनॉमी में ऐसा है कि इकोनॉमी में जैसे कोई नोट्सों के थ्रू आप पढ़ना चाहो तो कुछ चीज़ें क्या है कि जैसे मैं नोट्स बनाऊंगा तो मैं थोड़े छोटे पॉइंट कर देता हूँ, उसको एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है ना? ऐसी तरीके से कोचिंग करती है अपना छोटे नोट्स। आपको थोड़ा सा इकोनॉमी को, अगर मैं ये कह रहा हूँ जो आपको पता लग गया है कि मेरी इकोनॉमी थोड़ी कमजोर पड़ रही है अभी, ठीक है ना, तो आप एक काम कीजिए, 10 एक 12 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, 10 12 टॉपिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उनको आप एक किताब में से एक बार जरूर पढ़िए, 2 2 बार रिवीजन मारिए। अभी है टाइम, मार दोगे आप इतना तो, ठीक है ना? 2 बार सर रिवीजन मारिए। इकोनॉमी के लिए कौन सी बुक सही होगी ये सब? जैसे आप कोई भी हेलो बुक ले लो, जैसे मैंने आपको एक बुक सर। बताई, आपके पास कोई बुक तो होगी इकोनॉमी की? नहीं सर, बस नोट्स से ही मैं अभी इसलिए तक तो आप कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं इसलिए इकोनॉमी की बुक पे फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इकोनॉमी कॉन्सेप्चुअल होती है, कॉन्सेप्ट है, और बिना कॉन्सेप्ट समझे आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जस्ट आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन रख दिया कि यूएस के फेडरल बैंक के द्वारा यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जाती है तो भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है? यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन देती है, वो डायरेक्टली आपसे ये तो पूछेगी नहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है ना? वो पूछेगी आपसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पे निम्नलिखित में से कौन सा इफेक्ट पड़ सकता है, या निम्नलिखित में से कौन कौन से इफेक्ट पड़ सकते हैं। क्या भारत की मुद्रा की वैल्यू घट जाएगी? क्या भारत का फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो एक्सफ्लो हो जाएगा? एक्सफ्लो मतलब भरी भरा हो जाएगा, या इनफ्लो होगा? तो अब ये चीज़ें आपको पता ही नहीं होगी जब तक, तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे। क्योंकि यूपीएससी में जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में पता है कि सविनय विज्ञान आंदोलन के ये दौरान ये घटना हुई, ये फिक्स है, इनको आप कहीं से याद करके काम चला सकते हो। लेकिन इकोनॉमी में क्वेश्चन की ट्रेंड क्या, क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट बदल सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है ना? इकोनॉमिक सर्वे की चीजें हुई है, वो बहुत सारी चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब थोड़ा सा बेसिक चीजें पता हो, ठीक है ना? अब वो बेसिक पढ़ने के लिए अगर आपने हमारे वीडियो देखे तो अच्छी सी बात है। अगर कोई टॉपिक में 10 5 टॉपिक आपको बताऊंगा, अगर 10 टॉपिकों में से यदि आपने थोड़ा सा टॉपिक उनमें समझने में आपको दिक्कत आ रही है तो वो आप जरूर पूछे हमसे, उनको हम आपको बताएंगे दोबारा, है ना? आप स्क्रीन शॉट लेके भेजिए। लेकिन 10 टॉपिक है जो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास एक किताब रखी हुई है, इसमें से एक टॉपिक तो आपको इकोनॉमी बेसिकली पता होना चाहिए, इकोनॉमी के क्या क्या मापक है आर्थिक विकास के, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, आर्थिक विकास के एक मापक, सेकंड। है ना? यस मैम बोलिए। बोले क्या ये सर टॉपिक्स जो है ना, 10 टॉपिक्स, इसको जो अभी इकोनॉमी के बारे में बता रहे हैं, इसको ना वो ग्रुप में सर डाल दीजिएगा ठीक है, एक मैं इसको मुझे बार। लिखना पड़ेगा, मैं डाल दूंगा, लेकिन 10 12 टॉपिक है, इनको जरूर पढ़ो, किताब में से पढ़ो इनको, इनको जरूर किताब में से पढ़ो। उसके बाद विजन की पीटी 365 है इकोनॉमी की, सर कौन सा बुक फॉलो कर ले इसके लिए? कोई भी, जैसे आपके सर पास अगर इसके लिए कोई कौन नहीं सा है, बुक फॉलो कोई करे अगर फिर? है आपके पास कोई बुक अभी नहीं प्रेजेंट, सर, नहीं है, बस अभी नहीं नोट है, से ही तो यूज आप कर रहे इकोनॉमी हैं। के लिए मेरे पास एक बुक है श्रीराम श्रीरंगम की, मैं ऑलरेडी कई बार इसको डिस्कशन कर चुका हूँ, आप इसको फॉलो कर सकती है। अगर नहीं है तो, अगर आपके पास रमेश सिंह की है तो उसको कर सकती है, ओके लेकिन सर। अगर नहीं है तो इसको खरीद के लेंगे। ये आपको देखो, मुझे पता है, आपको पता है कि मेरी इकोनॉमी कमजोर है, और ये आपकी प्री में एक बड़ी आपका बाधा बन यस। सकती है, आपको रोक सकती है, तो क्यों ना उस पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए। अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप उस चीज़ को अच्छे से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आपको उसमें 10 12 टॉपिक में ऐसे बताऊंगा, वो आपको पढ़नी है, ठीक है ना? इसके अलावा पीटी 365 विजन की इकोनॉमी की वो अच्छे से पढ़नी है, आपका इकोनॉमी का काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन मैं बता रहा हूँ समझ के पढ़ना है थोड़ा सा, ओके सर। ये ध्यान रखना, इकोनॉमी में चीज़ें थोड़ा सा समझ के पढ़ना, ठीक है? तो आपको ये जैसे बैंकिंग सिस्टम की सारी विशेषताएं आपको समझ के आनी चाहिए। तो मैं 10 12 टॉपिक है शेयर कर दूंगा, उसके बाद अदर सब्जेक्ट का क्या स्टेटस है आपका, अदर सब्जेक्ट पे इकोनॉमी के अलावा? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है?
ठीक है उनका। हेलो हेलो। हाँ मैडम, आवाज़ आ रही थी क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो मैडम, अगर आएगी तो उसको दोबारा बता देंगे इसको। नेक्स्ट किसी और का क्वेश्चन और पूछिए। हेलो सर। हाँ जी सरिता जी आप पूछिए पहले। यस सर। सर मैं ये पूछना चाह रही थी आप के टेस्ट तो 15-20 दिन पहले ही छोड़ दिए थे, तो मैंने क्या करा, प्रीवियस ईयर के जो प्रिंट आउट है मतलब क्वेश्चंस के वो निकलवा के, जैसे पर डे, जैसे आज मैंने 2020 वाला दिया था, पर सर उसमें भी ना मेरे को थोड़ा मतलब ना मार्क्स थोड़े कम ही आ रहे हैं, तो 70 मार्क्स आए मेरे को। देखो घबरा मत, क्योंकि देखो 2020 का आया होगा तो उसमें कुछ करंट क्वेश्चन होंगे जो आपसे इग्नोर हुए होंगे, हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। वो आपको जरूरी भी नहीं है वो इग्नोर ही करने थे आपको, ठीक है। मुझे यस जस्ट ये हाँ। बताइए, 2020 के पेपर जहां तक मुझे याद है 18 क्वेश्चन के समथिंग पॉलिटी के, 16 से 18 क्वेश्चन के यस समथिंग सर। उसमें इसके थे, हिस्ट्री के मतलब इसके इकोनॉमी के। तो जो बेसिक वाले क्वेश्चन है वो तो गलत नहीं हुए आपसे? नहीं सर, बेसिक तो कम मतलब नहीं हो रहे, पर जैसे कि कोई जैसे कि किसी बोर्ड के बारे में पूछ लिया, तो मतलब वो थोड़ा सा ऐसे हो रहा है कि उसका मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, मतलब पॉलिटी में जैसे कि नीति आयोग का, जैसे मतलब ये तो एग्जांपल, जैसे अध्यक्ष कैसे चुना जाता है वो तो चलो नॉर्मली मुझे पता है, बट अदर जैसे कि जो बॉडीज है उनके बारे में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होता रहता है, तो फिर क्यों कंफ्यूज? इसलिए मैंने आज स्टार्टिंग में, आप शायद नहीं जुड़ी होंगी उस समय, मैंने बताया था कि याद करने के लिए तरीका पता होना चाहिए कि जैसे जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनकी लिस्ट बना लो एक, ठीक है ना। जैसे इतना लिस्ट यस बनाओ आप, इलेक्शन कमीशन, कैग, यूपीएससी, आरपी, स्टेट पीसीएस, जॉइंट पीसीएस, ठीक है ना, इन सब की लिस्ट बनाओ, और सीआईसी, ह्यूमन राइट कमीशन, जितना भी है इन सब की लिस्ट बनाओ। पहला पॉइंट, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, दूसरा इनका कार्यकाल क्या है, तीसरा इनकी नियुक्ति कौन करता है, चौथा इनको हटाया कैसे जाता है, पांचवा इनका स्ट्रक्चर क्या है, किसको रिपोर्ट देते हैं। ये 6 पॉइंट तो कम से कम आपको हर चीज के पते होने चाहिए। ये सर अभी मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह सब छोड़ के बस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है वो लगा लें और रिवीजन कर लें तो सफिशिएंट होगा क्या? हाँ, टेस्ट सीरीज को आपने अगर दिया है तो उसको सॉल्यूशन जरूर करो। दिया है आपने? सर मैंने सॉल्यूशन उस टाइम पे भी नहीं पढ़े थे, जो मेरे को लगा था ना कि ये मेरे को नहीं आ रहा, डाउट है, वो मैंने बुक से ही पढ़ा था, तो फिर मैं वहीं से रिवीजन कर रही हूँ उसका। मतलब मैंने अदर उसका जैसे सॉल्यूशन, जैसे वो विजन वाले देते हैं, उनकी लैंग्वेज काफी हैवी होती है, तो वो मैंने कभी नहीं पढ़ा, तो फिर वो तो क्या आपका मेरे जो पास सवाल उसका। गलत, जो सवाल आपका रॉन्ग हुआ, या जो सवाल आपसे इग्नोर रहा, जिसको, या जो सवाल आपका अनफेमिलियर था, क्या उस सवाल को जी आपने सर। बुक से पढ़ा? हाँ यस सर, बुक से करा हुआ। हाँ हाँ बुक से पढ़ा, और दोबारा उसको रिवीजन कर पाओगे आप? यस सर। बुक मतलब बुक रिवाइज करनी है, जैसे लक्ष्मीकांत रिवाइज करनी है दोबारा से, तो उसमें जो मतलब आए हुए क्वेश्चंस है वो वहीं वहीं से रिवीजन हो जाएगा उनका, तो मैंने अलग से नहीं करा। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट आप मुझे ये बताइए, क्या आपने जैसे कितने टेस्ट दिए अगर किसी भी कोचिंग के दिए तो? मैंने सर दृष्टि के दिए थे लगभग 16 to 17, और मैंने विजन के फुल लेंथ दिए हैं 5 to 7, मतलब कंप्लीट नहीं दिए। पता नहीं सर, मेरे को विजन से थोड़ा डर लगता है। मैंने लास्ट उसका दिया था ना एग्जाम, उसमें मेरे 57 ही मार्क्स आ रहे थे, तो मैं काफी डिमोटिवेट हो गई थी, मैंने आप छोड़ दिया था। डिमोटिवेट मत होइए, और देखो मैं ऑलरेडी आपसे कई बार, मैं कई लोगों से बोल चुका हूँ, टेस्ट सीरीज को मार्किंग के आधार पर कैलकुलेट मत कीजिए। मैं टेस्ट की जिसलिए सर इसलिए पर माइंड में आती है ना वो बातें, नहीं, ये माइंड में प्रॉब्लम है। क्यों आती है? कौन सा टेस्ट सीरीज देके क्या झंडा काट ले, कोई 150 नंबर ला देगा, क्या फर्क पड़ जाएगा टेस्ट सीरीज में, सर पता नहीं, हम है देखते ना। हैं रिजल्ट तो जैसे अभ्यास वाले अभी जो चल रहे हैं विजन के, उसमें सबके 120 वो 135 दो ऐसा नंबर से है आते तो। हैं 120 नंबर, मैंने देखे हैं वो अभ्यास वाले पैटर्न वगैरह, ठीक है ना। उसकी इग्नोर मत करो। अभ्यास का टफ पेपर होता है उनका, मैं मानता हूँ, उसमें अगर आपकी 80 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 80 नंबर, तो बहुत अच्छे सफिशियंट नंबर है। 80 तक भी पहुंच रहे हो तो आप अच्छे, क्योंकि उनके नंबर क्वेश्चनों का थोड़ा सा उसमें वो अच्छे से रखते हैं। आपको क्या करना है, जस्ट अभी मैं कह रहा हूँ जितने भी टेस्ट दिए ना, एक बार उनका सॉल्यूशन जरूर देखिए मैडम, थोड़ा टाइम निकाल के। आपने हो सकता है और कहीं सर से मैंने उसको पढ़ा हो, बट सॉल्यूशन एक बार जरूर देखना उनका। सेकंड, यस सर। हाँ सर मैंने करंट अफेयर में भी जैसे कि 365 भी नहीं पढ़ा, बस ये नॉर्मल जो मतलब करंट में जो मैंने नोट्स बनाए हैं ना पर मंथ्स के, जैसे 6-7 पेजेस लगभग, वही करा है, तो सफिशिएंट होगा ना वो मेरे लिए? मैडम अभी आपके पास टाइम है, एक बार ज़्यादा नहीं, कम से कम हमारे किसी की भी, चल हमारी पसंद आ रही है आपको पीटी 365 वीडियो, तो हमारी, तो किसी की वीडियो को सुन जरूर लेना, क्योंकि पीटी 365 आपकी साल की कवर करती है, ठीक है। और करंट में ये है कि देखो, जैसे आप पीटी 365 वगैरह कुछ भी पढ़ोगे ना, तो केवल करंट के लिए ही नहीं, आपको बहुत जगह हेल्प करोगे इनडायरेक्ट रूप से, बेसिक को समझाने के लिए, ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा इतना करंट को उतना भी नहीं, थोड़ा सा करंट को पकड़ बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो पीटी 365 को कम से कम टाइम दीजिए। अगर आपने बहुत डिटेल से मंथली मैगजीन पढ़ी है, बहुत डिटेल से करंट को पहले पढ़ा है, तो आप इग्नोर कर सकते हो पीटी 365, ठीक है ना।
लेकिन यदि आपने ज़्यादा बेहतर तरीके से करंट नहीं पढ़ी तो मैं तो ये कहता हूँ PT 365 जरूर पढ़ के जाना चाहिए। या आपको ये जरूर नहीं कि विजन की PT 365 पढ़ो, आपको अगर लगता है तो कंबाइंड दृष्टि की चीज़ें पढ़ सकती हो, किसी और कोचिंग की पढ़ सकती हो, मैं नहीं कह रहा, हो सकता है आपको विजन की थोड़ी टफ लग रही हो, बट थोड़ा पढ़ना जरूर, क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ छोटा सा पॉइंट शॉर्टकट मत रखना कि भाई मैं शॉर्टकट अपना ही कुछ कर लूँ, ठीक है ना, क्योंकि शॉर्टकट से ना कई बार शॉर्टकट धोखा दे जाता है। ठीक है मैडम, यस समझ सर, यस सर, शॉर्टकट पे डिपेंड मत रहना। हमारी ये बहुत बड़ी ठीक है। गलती होती है, कई बार हम शॉर्टकट पे डिपेंड हो जाते हैं। सर किस माइंड से जाना चाहिए एग्जाम देने के लिए? प्रेशर हो, मतलब अभी से इतना प्रेशर फील कर रहे हैं तो नहीं, वो वाला। प्रेशर वेशर फील तो नहीं करना है, बस जस्ट आपको ये करना है, जैसे आपको पता है, जैसे मन में क्या डर रहता है कि जैसे मैंने मान लिया हिस्ट्री को इग्नोर कर दिया, तो मेरे मन में यही घूमता रहेगा वहाँ एग्जाम हॉल में कि क्वेश्चन हिस्ट्री से ज़्यादा नहीं आ जाए, हिस्ट्री कोई क्वेश्चन गलत तो ना हो जाए। ठीक इसी प्रकार से अगर मैंने करंट को थोड़ा इग्नोर में रखा है तो मेरे माइंड में यही क्वेश्चन रहेगा हमेशा, एग्जाम हॉल के बाहर में दिन भर यही सोचता रहूँगा, एग्जाम हॉल में करूँगा क्वेश्चन तो भी यही सोचता रहूँगा, कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं आ रहा जो मेरे दिमाग से थोड़ा बाहर हो जाए। इसलिए कोशिश करो कि पहले ऐसी चीज़ें आपको इग्नोर नहीं करनी जो इम्पोर्टेंट, इसलिए आप Yes, थोड़ा sir. सा टाइम देके करंट पे फोकस कीजिए। थैंक यू सर। ठीक है ना, ये हेल्प करेगा आपकी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं तो हमारा वीडियो सुन लेना एक बार। यस सर। ओके नेक्स्ट। हेलो। यस हाँ मैम। हेलो जय यस सर, ये हमारा 28 में तो यूपीएससी का है एग्जाम, यस मैम। लेकिन अभी 14 मई में हैगा पीसीएस का है। ओके मैम। जी सर, तो हम ये बोल रहे हैं कि इसमें अगर हमको टेस्ट इसके देने हैं, प्रैक्टिस सेट करना हैगा, तो क्या जरूरी है करना सर? या अभी आपने टेस्ट दिए हैं? सर फोकस तो यूपीएससी पे है, लेकिन हमें लग रहा है कि अगर इसको करते हैं तो टाइम वेस्ट होगा, मतलब यूपीएससी से ध्यान हट जाएगा। नहीं मैं समझा नहीं, दोबारा बोलना। सर अभी हमारा ना मतलब यूपीएससी का और यूपीसीएस दोनों का एग्जाम हैगा। यस मैम। तो हम ये बोल रहे हैं कि हमें पीसीएस का अभी 1 वीक है पीसीएस के लिए। सर Yes. इसकी प्रैक्टिस सेट मुझे लग रहा है कि मैं सॉल्व करूं या नहीं करूं। यूपीपीसीएस के लिए? जी सर। नहीं मैडम, एक काम करना, 2-4 टेस्ट तो देके जाना, ज़्यादा नहीं, फुली टेस्ट हो और कम से कम 2-4 लगा के जरूर जाना, क्योंकि सर ये देखो 2-4 जरूर लगा के जाना। ओके सर। ज़्यादा सर नहीं, ये 2-4 तो लगा के जाना, और उसमें ना वो सारे मेथड यूज करने की सोचना जो आपको एग्जाम में करने, चाहे वो मेथड आपका गलत हो जाए सही हो जाए, लेकिन करके चेक करना है एक बार। ठीक है सर, ठीक है ना। सर। ये माइंड में आ रहा है ना कि फिर पीसीएस पे अगर हम ध्यान देंगे तो यूपीएससी से फिर और देखो ना बच 3-4 टेस्ट लगाने में आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, एक आज लगा लिया, एक कल लगा लिया, एक परसों लगा लिया, 1-1.5 घंटा 2-2 घंटा का, तो ये में टाइम नहीं जाएगा तो। ठीक है ना, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, 3-4 टेस्ट की ही कह रहा हूँ, और वो भी फुल टेस्ट लगाओ। सर एक क्वेश्चन और रहेगा मेरा। सर ये विजन के टेस्ट बहुत हार्ड होते हैं, तो इसके अलावा अगर हम विजन के अलावा कुछ और भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करें तो बताइए सर। देखो आप टेस्ट सीरीज तो इनसाइट की भी कर सकते हो, दृष्टि की भी कर सकते हो, विजन की भी कर सकते हो, बहुत सारी कोचिंग हो जाती है ना। जी सर। तो एक कोचिंग ही करके उसको कर लो, लेकिन अभी आपने किसके दिए, यूपीएससी के लिए किसके टेस्ट दिए? सर नहीं सर, अभी मैंने टेस्ट विजन के ही सर मैंने टेस्ट पेपर सॉल्व किए। कितने कर लिए सर मेरे 26। अब 2-3 टेस्ट और विजन के दे लो, एनी को रिवीजन मार लो, नए टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं। ओके सर, ओके। अभी जितने दिए हैं ना, एनी को रिवीजन मारो इनके सॉल्यूशन को, और एनी के जो आपके गलत हुए उनको चेक करो एक बार, और 2-3 टेस्ट और दे लो, इसके फुल टेस्ट आने वाले हैं उनको और दे लो, बस इतना ही करो, नए टेस्टों में मत पढ़ो। ठीक है, इतना टाइम नहीं है कि आप किसी और कोचिंग के पूरे टेस्ट दे पाओ। ठीक है ना, एनी को 2-3 बार रिवीजन मार लो। ठीक है सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन? अगर आपका क्वेश्चन हो किसी का तो बता दीजिए। और दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना कि अभी थोड़ा सा आपको ये बेकाम की चीज़ों में ज़्यादा नहीं फंसना है, अपने रिसोर्सेज जो अभी तक पढ़े हैं उन्हीं पे फोकस रहना है, कोई नए रिसोर्सेज पे फोकस मत कीजिए। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, किस टॉपिक को बेसिकली आपको कॉन्सेंट्रेशन रखना है मैं बता देता हूँ, ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ। एक तो जहाँ से आप भूलने की संभावना कन्फ्यूजिंग रहता है वो मैं बता देता हूँ। पॉलिटी के अंतर्गत आप सबसे पहले लेते हैं, पॉलिटी के अंतर्गत सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होगा आपको कहाँ पर, जितनी भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जितनी भी आपकी स्टेचुटरी बॉडी है, उन सभी स्ट्रक्चर को लेकर के कंफ्यूजन है। हाँ रेहान सर, मैं ये कहना चाहिए अगर दृष्टि का नोट्स मिल जाए तो प्रोवाइड करा देंगे क्या किसी से? क्या दृष्टि के नोट्स किसके लिए? क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स की सर, और क्या कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री।
यार मेरे पास तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री के नहीं है। आप ये तो यार कहाँ रहते हो, आप रहते कहाँ हो? अभी सर मतलब कोई था, कोई अमित भैया थे, वो बता रहे थे। अमित, हाँ तो आप मैसेज डाल दीजिए उसमें, वो ग्रुप में, वो आपको मैसेज कर देंगे। डिस्कशन ग्रुप है, उसमें मैसेज डालो, कोई ना कोई आपको मैं मैसेज नहीं कर जुड़ा हूँ सर उसमें, है। मैं नहीं जुड़ा हूँ उसमें। अच्छा जुड़ जाइए, आपको हम लिंक शेयर कर देंगे, जुड़ जाइए, ठीक है। उसमें आप जुड़ जाइए, लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। जी सर। तो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जहाँ कन्फ्यूजिंग होने की बात है, मैं बता रहा हूँ आपके पॉलिटी का ये पार्ट जहाँ कन्फ्यूज होंगे आप सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। एक पॉलिटी के एक पार्ट में आप कन्फ्यूजिंग होंगे आपके पार्लियामेंट्री सेगमेंट में। पार्लियामेंट में कमेटी को लेकर के क्वेश्चन आ जाते हैं, पार्लियामेंट में प्रोसीजर को लेकर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग होने की ज़्यादा चांस रहते हैं। इसके अलावा आपके क्वेश्चन है, एक प्रीएम्बल से आएगा, एक वर्ड फंडामेंटल राइट से आएगा, फंडामेंटल ड्यूटी से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। और पॉलिटी के मेजर पॉइंट यही रहेंगे। अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कन्फ्यूजिंग रहेंगे आप ज़्यादातर विद्रोह में, कि विद्रोह में कौन कौन सा किस किस समय हुआ। इसके अलावा ब्रिटिश काल की जो प्रशासनिक पॉलिसीज है उनमें, और सेकंड रहेगा आपका एजुकेशन पॉलिसी ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, और एक जो आपकी प्रेस की बात है उसको देख लेना। एक आपके पुनर्जागरण के अंतर्गत जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी पुनर्जागरण के अंतर्गत जो लीडर है, जो नेता है, उनकी बुक से उनकी चीज़ों को आप ज़रूर देखना। इसके अलावा सविनय के आंदोलन के अंतर्गत कहाँ कहाँ पे इंसिडेंट कौन से हुए वो ज़रूर देखना। अशोक आंदोलन में कहाँ कहाँ पे हुए ज़रूर देखना। और एक दो लीडरों के नाम अच्छे से पता होना चाहिए कि ये लीडर कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे रोल में था। एक व्यक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, किसी लीडर के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा पैराग्राफ आएगा, आपको बस जस्ट फाइंड आउट करना है। मॉडर्न हिस्ट्री में बेसिकली क्वेश्चन आपके यहाँ से रहेंगे। एंसेंट हिस्ट्री में क्वेश्चन आपके बेसिकली पूरा पाषाण काल में जगह से संबंधित क्वेश्चन, उसकी विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा हड़प्पा में हो सकता है कोई जगह से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और जैन और बौद्ध धर्म में उनके संप्रदाय और उनकी बेसिक शिक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन। और इसके अलावा आपके वैदिक धर्म में बेसिक आपकी कुछ टर्मोलॉजी है, उनके क्वेश्चन हो सकते हैं। गुप्त काल मौर्य काल में आपकी उनकी प्रशासनिक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कोई टर्मोलॉजी, उससे क्वेश्चन हो सकते हैं। सल्तनत काल और मुगल काल के अंतर्गत उनके द्वारा जो प्रशासनिक नीतियां अपनाई गई थी उनके क्वेश्चन हो सकते हैं। और एक संगम काल के अंतर्गत जितने भी जो राजवंश है उनके द्वारा कौन कौन से काम किए गए उनसे क्वेश्चन हो सकते हैं। ये एक पार्ट आपका हिस्ट्री का होगा। इकोनॉमी के अंतर्गत बेसिकली मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना, जो मुझे याद आ रहा है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी के अंतर्गत बैंकिंग सिस्टम मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे जरूर पूछेंगे। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन या विनिमय एक्सचेंज रेट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है ना। बजट या फिस्कल पॉलिसी संबंधित क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको करंट में जरूर देखनी है, मतलब इनको पॉइंट आउट रखना है आपको। एनवायरमेंट के थोड़ी बेसिक चीज़ें आप जरूर देख के जाइए, जैसे आपको कोई एक तो कोई स्पीसीज कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, कैसे कैसे पाई जाती है, उसके बारे में। एक आपको एनवायरमेंट के अंतर्गत जैसे आपकी जितनी भी एनवायरमेंट से जुड़ी हुई इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनको देखना है। एक रिपोर्ट्स है, वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, वहाँ से क्वेश्चन, और वेटलैंड, ये मेजर पार्ट है जहाँ एनवायरमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक दो क्वेश्चन एक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, जो करंट में जो एक्ट रहे होंगे उनसे रिलेटेड। साइंस टेक में क्वेश्चनों का जो ट्रेंड रहेगा वो एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा। कोई नई टेक्नोलॉजी आई है उसके बारे में पूछ सकते हैं आपसे, एप्लीकेशन वगैरह उनके जो है, या कोई नई कोविड से रिलेटेड कोई वैक्सीनेशन का है उसका स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकते हैं। कोई नई सरकार की प्लानिंग है, स्कीम है, उसको पूछ सकते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में कोई नया सैटेलाइट छोड़ा है, डिफेंस में कोई नई मिसाइल बनाई है, इनके क्वेश्चन बेसिकली आपके रहेंगे, ठीक है ना। तो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी है, इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखना। ये चीज़ें मैंने प्रीवियस कुछ ईयर के क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए बताइए। और आप जो भी डाउट्स हैं आप ज़रूर पूछना, आपके साथ ज़रूर हम मिलेंगे। PT 365 है, ज़रूर आपको अभी अपलोड कर रहे हैं। इकोनॉमी की PT 365 बेसिकली मैं जो बताता हूँ उसमें उन पॉइंटों को ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। बाकी बेकाम की चीज़ें मैं ऑलरेडी उसमें स्किप कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इसको बाइंड अप करते हैं। डाउट है आपके? और आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हाँ पंकज जी, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर मेरा एक क्वेश्चन है, यूपीएससी के लिए करंट कितने मंथ तक का पढ़े, 6 मंथ तक का या 8 मंथ तक? नहीं यार, यूपीएससी के लिए करंट का ट्रेंड नॉर्मली ये माना जाता है कि अगर थोड़ा सा हम अंडरस्टैंडिंग रखें तो बेसिकली यूपीएससी ज़्यादा फोकस करती है मेंस लगने के बाद और प्री तक के करंट, ठीक है ना। मेंस नॉर्मली सितंबर में लग रही है, तो मेंस से लेकर के प्री तक
करंट आता है, जी लेकिन आपको कम से कम 1 साल का पढ़ना चाहिए, मई टू मई, मतलब मई टू प्री के लिए कम से कम मई टू आप मार्च तक पढ़ सकते हो, इतना कम से कम 12 महीने का करंट जरूर पढ़ो। ऐसे क्वेश्चन कहीं से आ सकते हैं, लेकिन हमें कम से कम लिमिट रखना चाहिए 12 महीने का करंट, 10 से 12 महीने, ठीक है। जी। और सर जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ हम्म। सर, 2-3 बार पढ़ लिया फिर भूल जाते हैं, तो उसके लिए यार सर हिस्ट्री को क्या? अगर आप हिस्ट्री की तरह पढ़ोगे तो नहीं समझ पाओगे। जी सर, कुछ और स्ट्रेटेजी हिस्ट्री को सर थोड़ा क्या सर? प्रैक्टिकली लेके चलोगे तो आप समझ पाओगे। जैसे क्या भूल गए आप, मुझे बताइए एक दो चीज। सर कुछ भी पढ़ते हैं जैसे जैसे कि एक दो काल एग्जांपल वगैरह। दीजिए मुझे, क्या भूल गए। सर जैसे टर्मोलॉजी है, कुछ भी है। टर्मोलॉजी फैक्चुअल चीज है, वो उसको तो मेरी आदत है टर्मोलॉजी में एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं भूलने वाला हूँ उसको, ठीक है ना। जी तो मैं जी उसको जी तो वो अलग जी। चीज है। बाकी अगर हिस्ट्री में केवल यही नहीं होती, और चीज बताइए। और इकोनॉमी के लिए सर एनसीईआरटी या कोई बुक फॉलो करें? इकोनॉमी के लिए इकोनॉमी यार कॉन्सेप्ट बेस्ड है, उसमें इतना ज़्यादा आपको घबराने की दिक्कत नहीं है, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप भूल जाते हो इकोनॉमी, ठीक है ना। अब एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जी गए तो हमेशा याद रहेगा, बस बीच जी बीच में जी। थोड़ा सा रिवीजन करते रहना चाहिए। इकोनॉमी में कौन सा पॉइंट है जो भूल गए आप। सर अभी तो शुरू ही किया हूँ मैं एनसीईआरटी। आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम दोगे ना पंकज, जी जी नेक्स्ट ध्यान ईयर रखना, जो। टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना, सिस्टमेटिक एक एक सब्जेक्ट को उठाना है, उसकी तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि 2 दिन इकोनॉमी पढ़ने बैठ गए, एक टॉपिक पढ़ा, फिर हिस्ट्री पढ़ने बैठ गए, फिर एक टॉपिक पढ़ा, ऐसा नहीं होगी कभी तैयारी। टाइम निकल जाएगा, नहीं टाइम नहीं मिल सर, पाएगा आपको। आपको जी पढ़ना पहले है, एक जैसे ही मुझे हिस्ट्री सब्जेक्ट। पढ़नी है तो सिस्टमेटिक जी जी, पहले एक ही सब्जेक्ट को लेके चल रहा हूँ। 2 ले लो कम से कम, और एक में सर, अगर बोर हो जाओ तो, लेकिन उसकी कंप्लीट करते हुए जाओ, और ठीक है। सर ऑप्शनल इसके साथ साथ ऑप्शनल भी। हाँ रख लो इतना यार, 24 घंटे क्या करते हो। हाँ सर, 24 घंटे तो सर पढ़ना ही है वैसे तो। हाँ 10-12 घंटे तो पढ़ते होंगे, 10-12 घंटे में बहुत है, जी 2-4 घंटे जी उसको जी। दे लो, 2-4 घंटे इसको दे लो, और इंटरेस्ट से और सर थोड़ा ऑप्शनल थिंकिंग से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर बोरिंग से पढ़ोगे तो जैसे, ज़्यादातर चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी, ठीक ऑप्शनल है को ना। कितना टाइम देना चाहिए सर? जैसा हिंदी लिटरेचर है मेरा, हाँ 2-2.5 घंटे की तो वीडियो हो जाती है सर वो। हाँ ये तो है, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग खींच लो तो वीडियो तो यार एक दिन, वीडियो तो 2 दिन 2-4 दिन में ज़्यादा ज़्यादा खींच दीजिए जब, ताकि कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ठीक, ये तो खुद पे धन्यवाद। डिपेंड करनी पड़ती है, खुद अपने हिसाब से चीज़ें चेंज कर सकते हैं। हाँ अभी नया जुड़े हमारे साथ सौरभ, सौरभ आपका कोई क्वेश्चन है। हेलो, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो बताइए, फिर नहीं तो हम बाइंड अप करते हैं इसको, है ना। हेलो। यस यस। हेलो इसका सर, हाँ आप ऐसे डाउट स्टेशन बीच बीच में आके लेते रहा करिए सर। सर हाँ ठीक है, कॉन्फिडेंस मिलते हैं नहीं आपको होता। नेक्स्ट। अरे मैडम ले तो लेते हैं, लेकिन हमारा शेड्यूल गड़बड़ा जाता है ना। अच्छा अब जी 10 दिन सर। से मैं खुद ही इतना फ्री नहीं था, तो मैं आपको क्या ऐसे टाइम बताऊँ, मैं खुद ही नहीं पढ़ पाया 10 दिन से, और एग्जाम आने वाली है अभी, ठीक है। तो उसको देखना पड़ रहा है, ठीक है, बट मैं लेता रहूँगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर आप भी एग्जाम दोगे क्या? देने की सोच रहा हूँ, लेकिन 10 दिन से पढ़ा नहीं तो पता नहीं मन बदल जाए, नहीं ठीक है। नहीं, चल क्योंकि देना बिना सर, तैयारी बेस्ट एग्जाम ऑफ में लक। मजा नहीं आता, देखो ना। हो जाएगा सर आप। अरे नहीं होता यार, जॉब के साथ पढ़ाई करने में बड़ा एडजस्टमेंट हो सकता है कई बार, हाँ सर वो तो प्रॉब्लम है। ठीक है। ठीक बट है ठीक सर, है, धन्यवाद। कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक। ओके थैंक यू।